जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं दशरथ अगरिया और आप देख रहे हैं सम्मानित साथियों अगरिया समाज संगठन भारत के यूट्यूब चैनल को। सम्मानित साथियों, आप सभी जानते हैं कि अगरिया समाज संगठन भारत के यूट्यूब चैनल पर हम अगरिया जनजाति से संबंधित जानकारियाँ, लव प्रगलक अगरिया जनजाति भारत फाउंडेशन की संपूर्ण गतिविधियाँ एवं अन्य अच्छे सामाजिक मोटिवेशन विचारधाराएँ एवं सामाजिक जानकारियाँ ही आप लोग के लिए चैनल पर हम लाते रहते हैं। तो सम्मानित साथियों, मैं हर बार की तरह आज फिर से एक नई विचारधारा, एक नई सोच के साथ उपस्थित हुआ हूँ। जी हाँ साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है समाज सेवक। जो एक समाज सेवक है, जो सामाजिक संस्था से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तो सम्मानित साथियों, हर बार की तरह यही कहना चाहूँगा, यदि वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए और कोई विचार आपके मन में हो तो कृपया कमेंट करिए और यदि उपयोगी लगती है तो शेयर जरूर करिए। तो सम्मानित साथियों, चलिए हम शुरू करते हैं। तो सम्मानित साथियों, जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है कि एक समाज सेवक को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो एक सामाजिक संस्था से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है, चाहे वो फाउंडर हो, डायरेक्टर हो, अध्यक्ष हो या फिर सामाजिक संस्था चलाने वाला व्यक्ति, सामाजिक संस्था से जुड़ा हुआ व्यक्ति जो अपने क्षेत्र में, अपने जिले में, अपने राज्य में या राष्ट्रीय स्तर पर किसी संस्था को संचालित कर रहा है और विशेषकर सामाजिक संस्था को संचालित कर रहा है, तो उसको किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मैंने कुछ जानकारियाँ कलेक्ट किया है, कुछ जानकारियाँ मैंने बनाया हुआ है जो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि समाज सेवक को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सम्मानित साथियों, जो इसमें पहला है वो है निष्पक्षता, यानी कि निष्पक्ष होना चाहिए। यानी समाज सेवक को अपने कार्यों में निष्पक्ष रहना चाहिए और किसी भी व्यक्ति या समूह के प्रति पक्षपात नहीं करना चाहिए। सम्मानित साथियों, एक सामाजिक संस्था के व्यक्ति को, एक समाज सेवक व्यक्ति को हमेशा निष्पक्ष रहना चाहिए, क्योंकि एक सामाजिक संस्था में आपके घर परिवार के लोग, आपके समाज के लोग, आपके दोस्त या आपके सगे संबंधी उसमें जुड़े रहते हैं सामाजिक संस्था में, है ना। और सामाजिक संस्था में जब जुड़े रहते हैं तो सभी के प्रति जो एक सामाजिक समाजसेवी व्यक्ति होता है उसका जो विचारधारा होना चाहिए निष्पक्ष होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये हमारे घर का सदस्य है, ये हमारे समाज का है, ये हमारे लोग हैं, या हमारे जिला के हैं, हमारे राज्य के हैं, तो उसके प्रति हमारा लगाव या किसी भी कार्य के लिए पक्षपात किया जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यानी एक समाज सेवी व्यक्ति को पूर्ण रूप से निष्पक्ष होना चाहिए और स्वतंत्र रूप से निष्पक्ष तरीके से फैसला जो है एक सही और गलत को ध्यान में रखते हुए हमेशा सही के पक्ष में ही फैसला दिया जाना चाहिए। ठीक है सम्मानित साथियों, तो ये रहा पहला। अब अगला देखते हैं, जो दूसरा नंबर है वो है दूसरा सहानुभूति। इसमें है समाज सेवक को लोगों की समस्याओं को समझने और सहानुभूति दिखाने की क्षमता होनी चाहिए। सम्मानित साथियों, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, सहानुभूति। आप किसी सामाजिक संस्था, किसी सामाजिक सेक्टर में काम करते हैं, आपके पास तरह तरह की समस्याओं को लेकर के लोग आते हैं, चाहे वो कोई भी हो, शिक्षा का क्षेत्र हो या सामाजिक स्तर से कोई सताए हुए व्यक्ति हो या फिर आर्थिक मदद को लेकर के हो। कई तरह के व्यक्ति अपनी समस्याओं को लेकर के आप लोगों के बीच में आ सकते हैं या आते होंगे, तो उनके प्रति सबसे पहले बात तो हमारी सहानुभूति होनी चाहिए। हमको उनसे अच्छे से बात करना चाहिए, क्योंकि वो खुद एक सताए हुए, एक परेशान व्यक्ति होते हैं। इसलिए सबसे पहली बात तो सहानुभूति उनसे दर्शाना, दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। उनको प्यार की आवश्यकता होती है, प्यार से बात करना चाहिए और उनकी समस्याओं को समझना चाहिए बड़े गहराई, बड़े ही धैर्य के साथ, और जैसा हो सके, जितना हो सके उनके समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। तो दूसरा नंबर में हमने जो निकाला है एक समाज सेवी को किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, तो दूसरे नंबर पे हमने सहानुभूति को रखा है। और तीसरा है संगठन कौशल। ये क्या है साथियों, आइए देखते हैं। समाज सेवक को संगठन कौशल की आवश्यकता होती है ताकि वे अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से कर सके। एक संस्था या एक संगठन या एक सामाजिक संस्था को चलाने वाले व्यक्ति में कौशल, जो दक्षता होती है, वो बहुत ही ज़रूरी होती है कि इसको किस तरीके से अपने संस्था के गतिविधियों को, कार्यों को किस तरीके से मैनेज करना है, किस तरीके से लोगों तक पहुंचाना है, कैसे अधिक से अधिक आपका संस्था लोगों तक पहुंच सके, कैसे प्रभावी हो सके और कैसे संस्था की गतिविधियों का कार्यान्वयन आपके क्षेत्र में, चाहे जिले में हो, राज्य में हो या राष्ट्रीय स्तर पर हो, किस तरीके से कार्यान्वयन
हो सके तो ये जो कौशल है संगठन कौशल, ये कौशल का होना बहुत ही ज़रूरी है। यदि हमारे अंदर संगठन कौशल नहीं है तो हम अपने गतिविधियों अपने कार्यों को हम लोगों तक नहीं पहुंचा सकते और हमारे जो संस्था का जो उद्देश्य है वो प्रभावशाली तरीके से सफल नहीं हो सकता। इसलिए एक समाज सेवी को ये ध्यान रखना होगा कि उसके पास संगठन कौशल की आवश्यकता है और ये होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है साथियों, अब अगला देखते हैं। जो हमने अगला इसमें डाला हुआ है वो है संचार कौशल। ये क्या है साथियों? संचार कौशल में समाज सेवक को अच्छे संचार कौशल की आवश्यकता होती है ताकि वो लोगों से प्रभावी ढंग से बातचीत कर सके। एक समाज सेवी संस्था या एक सामाजिक व्यक्ति को जो सामाजिक संस्था को संचालित करता है उसके पास संचार कौशल यानी बात करने का तरीका, एक तर्कपूर्ण तरीका होना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे वो कहीं भी बात करे या कहीं किसी भी बात को, चाहे संस्था की बात को लेकर हो या सामाजिक बात हो, किसी तरीके से जब वो लोगों के बीच अपनी बातों को रखे तो उसका पहली बात तो प्रभावशाली होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, सुंदर सजीला और तर्कपूर्ण होना चाहिए। यानी बहुत ही सुंदर तरीके से, प्रभावशाली तरीके से एक ऐसा संचार होना चाहिए कि स्पष्ट तरीके से लोग उसकी बातों को समझ पाएँ। तो इस बात का हमको ध्यान रखना है कि एक समाज सेवी व्यक्ति में संचार कौशल, अपनी बातचीत को रखने का तरीका बहुत ही प्रभावशाली और बहुत ही बेहतरीन होना चाहिए, यानी संचार कौशल बेहतर होना चाहिए। अब अगला देखते हैं। जो अगला हमने रखा इसमें बिंदु वो है धैर्य और संयम। एक समाज सेवी व्यक्ति को सामाजिक संस्था के व्यक्ति के पास धैर्य और संयम होना अत्यंत ही आवश्यक है। समाज सेवक को धैर्य और संयम की आवश्यकता होती है ताकि वे चुनौतीपूर्ण स्थितियों में भी अपना काम कर सके। आप सभी जानते हैं सम्मानित साथियों, एक सामाजिक संस्था में कार्य करने वाला व्यक्ति के पास तरह तरह की चुनौतियां, कई तरह के लोग आते हैं। आपके उद्देश्य को आप पूर्ण करने के लिए आप दिन रात अथक प्रयास, अथक मेहनत करते हैं, लेकिन कई तरीके की चुनौतियां आपके क्षेत्र में सदैव आती रहती हैं। या तो लोग आपके कार्यों को पूरा नहीं होने देते हैं या उसमें बाधा उत्पन्न करते हैं। अक्सर समाज में आप देखते होंगे कि लोग आपको प्रोत्साहित करने के बदले टांग खींचने का प्रयास करते हैं। समाज में विशेष रूप से यदि आप सामाजिक क्षेत्र में समाज के उत्थान विकास के लिए कार्य कर रहे हैं तो कई लोग जो ऐसे होते हैं जो आपको प्रोत्साहित करने के बजाय आपको मनोबल गिराने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहली बात तो एक समाज सेवी के व्यक्ति के पास, जो समाज सेवी संस्था से जुड़ा हुआ है या एक समाज सेवक व्यक्ति है, उसके पास धैर्य होना बहुत ज़रूरी है और संयम होना ज़रूरी है। क्योंकि आप यदि बहुत ही शिद्दत के साथ, यदि आप अपने लगन और मेहनत के साथ बिना निष्पक्षपूर्ण भाव से यदि आप अपने कार्य को अंजाम देते हैं तो वो परमात्मा भी साथियों हमारी मदद करता है, क्योंकि हम निष्पक्ष और बहुत ही सकारात्मक तरीके से सत्य को ध्यान में रखते हुए हम अपने कार्य को अंजाम देते हैं। इसलिए हमारे पास धैर्य और संयम होना बहुत ज़रूरी है। हमको किसी बात से, जैसे कोई मान लीजिए हमारे कार्य में बाधा उत्पन्न करता है, हम कोई कार्य को कर रहे हैं और कोई हमारे साथ छेड़छाड़ करता है या हमारी गतिविधियों के बारे में भला बुरा कहता है, तो सबसे पहले बात तो हमको उनसे किसी प्रकार का वाद विवाद नहीं करना है, क्योंकि वो उनका काम ही है, वो उनका स्वभाव ही है कि आपके काम को बिगाड़ना। लेकिन आपके पास धैर्य और संयम है तो आप अपने कार्य को अंजाम दे पाएंगे। इसलिए चुनौतियां आती हैं सामाजिक क्षेत्र में समाज सेवी व्यक्तियों के पास, तो उनके पास धैर्य संयम होना जरूरी है, यानी हमको धैर्य संयम बना के चलना है। ठीक है, अब अगला है इसमें ज्ञान और शिक्षा। अगला बिंदु जो हमने डाला है, एक समाज सेवी व्यक्ति में क्या होना चाहिए, ज्ञान और शिक्षा। कैसे? समाज सेवक को अपने क्षेत्र में ज्ञान और शिक्षा की आवश्यकता होती है ताकि वो अपने कार्यों में प्रभावी हो सके। सम्मानित साथियों, आप जिस सेक्टर में काम करते हैं आपको अपने उस सेक्टर का ज्ञान होना चाहिए, इतिहास की जानकारी होनी चाहिए, अपने उस क्षेत्र में पूरी शिक्षा, आपको नॉलेज, पूरा इतिहास पता होना चाहिए। यदि आप समाज सेवी व्यक्ति हैं, जैसे हमारा ये संस्था अगर यह समाज संगठन भारत, हम अगर ये जनजाति के उत्थान विकास के लिए कार्य करते हैं तो हमको अपने इस जनजाति समाज का या अपने क्षेत्र का पूरा इतिहास, पूरी जानकारी हमको पता होना चाहिए। तो एक समाज सेवी व्यक्ति को जिस क्षेत्र में काम कर रहा है, अपने क्षेत्र की पूरी जानकारी, वो पूरा इतिहास और उसके बारे में पूरा नॉलेज, पूरी शिक्षा उसके पास होनी चाहिए, जिससे वो लोगों को
अपने संस्था के बारे में, अपने उद्देश्यों के बारे में, वो क्या कर रहा है, कैसे उसका उद्देश्य सफल होगा, कैसे नहीं होगा, लोगों तक वो उसको सही तरीके से लोगों को सही जानकारी उपलब्ध करा सके। इसलिए व्यक्ति के पास, जो समाज सेवी व्यक्ति है, ज्ञान और शिक्षा अपने क्षेत्र में पर्याप्त होना चाहिए। अगला है नैतिकता और मूल्य। समाज सेवक को नैतिकता और मूल्यों का पालन चाहिए ताकि वो अपने कार्यों में उच्चतम मानकों को बनाए रखे। सम्मानित साथियों, नैतिकता और मूल्य एक समाज सेवी व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा एक पॉइंट माना जाता है और कहा भी जाता है, क्योंकि आप जिस क्षेत्र में काम करते हैं तो सबसे पहले यदि आप किसी को किसी कार्य के लिए संदेश दे रहे हैं, यदि समाज को आप किसी मुद्दे पर लेकर संदेश दे रहे हैं, चाहे नशा मुक्ति हो या फिर कोई और हो, है ना, तो सबसे पहले आपको उस क्षेत्र में अपने आप में उस चीज़ को पहले पालन करना होगा। ये नहीं कि हम नशा मुक्ति के संबंध में हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं और हम खुद नशा से डूबे हुए हैं, तो ये गलत चीज़ है। तो सबसे पहले बात तो उस मानक का, जिस मानक को लेकर आप, जिस उद्देश्य को लेकर आप काम कर रहे हैं अपने क्षेत्र में, उस क्षेत्र में पहले आपको तैयार रहना होगा और अच्छे से तैयार रहना होगा, जिससे लोग आपको भली भांति से देखकर समझ सकें, ठीक है, और आपके बातों को भी लोग समझ सकें और लोगों को समझा सकें। तो नैतिकता और मूल्य बहुत ही ज़रूरी है अपने क्षेत्र में, जिस उद्देश्य को लेकर आप काम कर रहे हैं, क्योंकि जब आप पहले आप उस क्षेत्र में सजग रहेंगे तभी आप दूसरों को सजग होने का या सुधरने का उस क्षेत्र में आप संदेश दे सकते हैं, ठीक है। अब अगला है टीम वर्क। अब इसमें साथियों टीम वर्क कैसे? समाज सेवक को टीम वर्क की आवश्यकता होती है ताकि वे अपने कार्यों में अन्य लोगों के साथ मिलकर काम को कर सके। साथियों, एक समाज सेवा की भावना जो होती है, उस समाज सेवा का जो कार्य है वो टीम वर्क ही होता है ना। यानी समाज सेवा का कार्य बिना टीम वर्क के नहीं हो सकता है, क्योंकि जब तक आप अपनी टीम जिले जिले, राज्य राज्य में, ब्लॉक ब्लॉक में, क्षेत्र क्षेत्र में, गांव गांव में नहीं बनाएंगे, तब तक आप अपने उद्देश्य को पालन नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आप एक अकेला हर जगह जा करके कि लोगों को नहीं समझा सकते, लोगों को नहीं बता सकते। जब आपके पास टीम होगी तभी जा करके आपका उद्देश्य सफल हो जाएगा। इसलिए टीम वर्क होना बहुत ज़रूरी है और अपनी टीम को आपको प्रभावपूर्ण तरीके के साथ एक साथ लेकर चलना होगा और मिलजुल कर सभी के साथ काम करना होगा, ठीक है साथियों। और अगला जो मैंने स्पेशल रूप से इस बात को रखा है वो है साथियों समय। समय एक समाज सेवी व्यक्ति के लिए क्यों जरूरी है, मैं एक चीज़ बता देता हूँ। समय एक समाज सेवी व्यक्ति के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि जो समय होता है एक समाज सेवी व्यक्ति के पास होना अत्यंत आवश्यक है। अब एक आप सामाजिक संस्था के महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, आप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, आप डायरेक्टर हैं, आप अध्यक्ष हैं, आप सचिव हैं, आप संरक्षक हैं, कुछ भी हैं, और आपके पास समय नहीं है ना। कोई आपके संस्था का कार्यकर्ता है, आपको फ़ोन कर रहा है, कोई आपको बुला रहा है, यहाँ आना है सर, यहाँ मीटिंग करना है, आपसे चर्चा करना है, आपके पास समय नहीं है, फ़ोन उठाने के लिए समय नहीं है, बात करने के लिए समय नहीं है ना। तो एक समाज सेवी संस्था में रहने का फिर कोई औचित्य नहीं निकलता, क्योंकि एक समाज में, एक समाज सेवी संस्था में समय बहुत बड़ा दान होता है। क्योंकि कहते हैं समाज सेवी व्यक्ति को सबके लिए सबसे बड़ा दान समय दान होता है, क्योंकि उसको सब कुछ छोड़ करके अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए समय देना बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। तो एक समाज सेवी व्यक्ति के लिए समय अत्यंत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, जिसको देना बहुत ही ज़रूरी है। तो सम्मानित साथियों, ये रही आज की जानकारी कि एक समाज सेवक में किन किन गुणों का होना आवश्यक है, एक समाज सेवक को किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। तो आज हमने इस मुद्दे पर चर्चा किया साथियों। अब यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिए। लाइक करने के बाद कोई विचार आपके मन में हो तो कमेंट कर दीजिए, या कोई सुझाव देना है तो भी कमेंट करिए, और शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि शेयर करने से हमको प्रसन्नता होती है साथियों। तो इस तरीके से सम्मानित साथियों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, सभी को नमस्कार।